आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मुंबई मेट्रो के सतर्क कर्मचारी की भी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश के बीच से रेस्क्यू टीम ने करीब 30 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। दरअसल सुजानपुर के खैरी इलाके में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में गांव के कई लोग वहीं फंस गए। फिर जैसे ही स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो सुजानपुर प्रशासन की टीम और जंगलबैरी होमगार्ड बटालियन मौके पर पहुंची, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है। मंडी के करसोग और धर्मपुर में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई मकानों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का एक शानदार पहल का वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल असीम अरुण ने अपने विधानसभा क्षेत्र कन्नौज में सफाई कर्मियों के साथ पूरा दिन बिताया। वो घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में बिना पहचान बताए अलग अलग इलाकों में गए। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने सफाई कर्मियों और आम लोगों से बातचीत की, साथ ही समस्याओं को पहचान कर उनके बेहतर समाधान के सुझाव दिए। मुंबई में एक मेट्रो कर्मचारी की सतर्कता से एक बच्चे की जान बच गई। दरअसल बांगूर नगर मेट्रो स्टेशन पर रुकी ट्रेन से ये बच्चा अकेले बाहर निकल गया, तभी मेट्रो का दरवाजा भी बंद हो गया। हालांकि इस दौरान मेट्रो अटेंडेंट संकेत ने इस बच्चे को देख लिया तो तुरंत ट्रेन ऑपरेटर को अलर्ट कर दिया ताकि ट्रेन न चल पड़े। फिर संकेत दौड़ते हुए बच्चे के पास पहुंचे और मेट्रो के दरवाजे दोबारा खोले गए। इससे बच्चा ट्रेन के अंदर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। इस घटना को देख रहे लोगों की सांसें थम सी गई थी, लेकिन मेट्रो कर्मचारियों की सूझबूझ और फुर्ती से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के नोएडा में गांजे की अनोखे तरीके से सप्लाई का मामला सामने आया। दरअसल यहाँ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया और उसके पास 108 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। बताया गया कि ये गांजा इन्वर्टर के बॉक्स में छिपाकर ट्रेन से लाया गया था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें सेक्टर 88 स्थित बड़े पार्क निम्न विहार के सामने से चेकिंग के दौरान पकड़ा। कहा जा रहा है कि ये लोग ओडिशा के एक शख्स से गांजा खरीदते थे और फिर ट्रेन से इन्वर्टर की खाली बॉडी में छिपाकर गांजा लाया जाता था ताकि किसी को शक न हो। फिर एनसीआर क्षेत्र में घूम घूम कर नशे के आदी लोगों को गांजा बेचा करते थे। इस गांजे की अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जेसीबी पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग जेसीबी पर चढ़कर उसका झूला बनाकर लुत्फ उठा रहे थे। इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की और इस जेसीबी का चालान काट दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि पहाड़ों का सफर नियमों के साथ ही हसीन है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यूट्यूबर के साथ लूटपाट से जुड़ी। यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर कनिका देवरानी ने आरोप लगाया है कि 26 जून को दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल में यात्रा के दौरान उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया गया। एक वीडियो में देवरानी ने दावा किया है कि यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर कुछ स्प्रे किया जिससे वो थोड़ी देर में बेहोश हो गई और जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तो उनका आईफोन गायब था। हालांकि पुलिस ने आज उन्हें उनका फोन हैंडओवर कर दिया। ऐसे में जरूरी है कि रेल यात्रा के दौरान अपनी और दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गाड़ी संख्या 1 क्या रेल से यात्रा करना सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए कि यूट्यूबर कनिका देवरानी के साथ चौंकाने वाली घटना हुई है। कनिका ने अपनी हालिया ट्रेन यात्रा के दौरान अपने साथ लूटपाट का आरोप लगाया है। कनिका ने एक वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाया कि ब्रह्मपुत्र मेल नाम की ट्रेन में यात्रा के दौरान उनके साथ लूटपाट की गई। यूट्यूबर कनिका देवरानी का फोन चुरा लिया गया था ट्रेन से और उसे जीआरपी ने बरामद कर लिया है। दरअसल यूट्यूबर दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी ब्रह्मपुत्र मेल से, तब एनजेपी के पास
ये घटना हुई थी और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी रेलवे के पास। ऐसे में जीआरपी हरकत में आई और उस गैंग का पता लगाया जो मालदा के कालियाचक से ऑपरेट कर रहा था और एनजेपी या सिलीगुड़ी के पास इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और उनका फोन बरामद कर लिया गया है। हालांकि ये यूट्यूबर थी, उन्होंने पोस्ट किया था, काफी लोगों तक रीच थी, पहुंचा था। रेलवे ने हरकत की, जीआरपी ने अच्छा काम किया, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। कुछ घटनाएं अभी सामने आई हैं जहां पर जोधपुर एक्सप्रेस में जब वो हावड़ा से जोधपुर राजस्थान जा रही है तो धनबाद के आसपास उनका पर्स या मोबाइल ले लिया जाता है रात के अंधेरे में, वो भी एसी सेकंड क्लास या एसी थर्ड क्लास से। तो इन सब विषयों पर भी रेलवे को ध्यान देना होगा और सुरक्षा के लिहाज से और काम करने की फिलहाल जरूरत है। यूट्यूबर कनिका ने आरोप लगाया कि दिल्ली से गुवाहाटी की यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र मेल के AC2 कोच में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया गया। ट्रैवल ब्लॉगर ने बताया कि ये घटना तब हुई जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथी यात्री भी लूट का शिकार हुए। हेलो दोस्तों, आई एम कनिका एंड आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। और अभी मैंने एक सीरीज चालू करी थी 30 डेज ऑफ आवारागर्दी, जिसमें मैं घूम रही थी लगातार 30 दिन के लिए। तो रिसेंटली मैंने उत्तराखंड का ट्रिप कंप्लीट करा एंड अभी मैं आ रही थी आसाम। और फर्स्ट AC की टिकट ना मिलने की वजह से मैंने सेकंड AC की टिकट बुक करी। मैंने सोचा फर्स्ट AC सेकंड AC दोनों में सेफ्टी तो होती ही है एंड मैंने बुक करी थी दिल्ली से कामाख्या रेलवे स्टेशन जो कि गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र मेल जो कि चलती है 11:40 के अराउंड। वो चलना स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से। 3 से 4 बजे के करीब ट्रेन रुकी थी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सो रखी थी एंड मैंने अपना फोन तकिए के नीचे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर मेरा सर था। मैंने अपने केबिन का, अपनी सीट का पूरा पर्दा लगा के रखा हुआ था। पूरी ट्रेन में ना, पूरी ट्रेन ऐसे वो रखी थी, अंधेरा हो रखा था और सबने अपने अपने ब्लैंक्स लगा रखे थे और सब सो रहे थे। और पता नहीं कब कोई बंदा आया। ठीक है, पहले तो ऐसे कैसे कोई बंदा ट्रेन में चढ़ सकता है विदाउट टिकट। ठीक है, वहीं का ही कोई बंदा था या मेरे को नहीं पता कि स्टाफ का कोई रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट द मेन थिंग इज पहले तो वहां पे कोई टीटी था क्यों नहीं चेकिंग करने के लिए। ऊपर से वार्डन ने उसको बिना टिकट देखे अंदर घुसने दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यूट्यूबर ने दावा किया कि उनकी यात्रा के दौरान एक अजनबी व्यक्ति बिना टिकट के AC2 कोच में चढ़ा और डिब्बे से गुजरते समय कुछ यात्रियों से बात की और उन पर कुछ स्प्रे किया। कनिका ने कहा कि वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी और जब उन्हें होश आया तो उनका आईफोन गायब था, जिसे उन्होंने तकिए के नीचे रखा था। उन्होंने कहा कि उनके सहयात्री के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ, उसका भी मोबाइल फोन गायब था। वार्डन ने ऐसे बोला कि हम तो ट्रेन में तो कोई भी चढ़ जाता है, उतर जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं। उसने, वो बंदा आया, उसने सीट नंबर पूछा एंड उसने बताया वहां पे जो मेरी उसके सेकंड AC में जो भी पैसेंजर्स थे बाकी के, उसने कुछ लोगों से सीट नंबर भी पूछा कि ये सीट नंबर किधर है। एंड उनमें से एक जो जस्ट मेरी सीट के ऊपर वाली आंटी थी ना, उनसे भी वो कॉन्वर्सेशन करके गया है एंड उसने, मेरे को लग रहा है उसने कुछ शायद स्प्रे करा जिससे कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी अगर ऐसे ट्रैवल करता है तो माइंड तो अलर्ट रहता ही है। जरा सा भी थोड़ा ट्रेन में भी अगर थोड़ी कहीं से आवाज आती है, कुछ आती है, तो आंखें बार बार खुलती रहती है। वो बंदा, मेरा पर्दा उसने हटाया है, मेरे सर के नीचे से वो मेरा फोन ले गया है, उसने मेरे ऊपर वाली आंटी से बात करके गया है एंड मुझे कुछ पता भी नहीं लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो मुझे ऐसे लग रहा है उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था। और मेरे जो बगल वाले अंकल का फोन चोरी हुआ था, उनको भी यही डाउट था कि उसने कुछ तो स्प्रे किया था, क्योंकि अंकल भी कह रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ पता कैसे नहीं चला, क्योंकि मैं तो 4 घंटे से उठा हुआ था। कनिका ने बताया कि बाद में किसी ने खुद को RPF अधिकारी बताते हुए उनके फोन से उसकी मां को फोन किया और पासवर्ड मांगा। यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। एकदम से थोड़ी देर बाद मेरे को आवाजें आने लगी एंड मेरी नींद खुली तो पता लगा कि कोई चोरी की बातें कर रहा है। मेरी नींद खुली, मैंने देखा बगल वाले अंकल का फोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फोन चेक करा, मेरा फोन गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, हर जगह देखा, मेरा फोन गायब था एंड मैं फुल पैनिक हो गई। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर, हमारे लिए हमारा फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी डेटा होते हैं, सारे ब्रांड की डिटेल्स होती हैं, जो भी है बहुत कुछ होता है एंड बहुत कुछ डेटा था उसमें। चलो डेटा की तो कुछ बात नहीं है, डेटा थोड़ा बहुत तो रिकवर हो ही जाएगा। बट उसने जो कुछ स्प्रे करा एंड मेरे को ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी हो सकता था। वो तो मेरे पास एक स्पेयर फोन था जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वरना
मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, मैं क्या होता मेरे साथ। मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई मैं, भाई कौन कैसे नहीं सोचेगा इतना कुछ। मैं बहुत घबरा गई। फिर वहाँ पे मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने एक नंबर बोला डायल करने को, वो नंबर मैंने डायल करा तो तब तक ट्रेन चल चुकी थी। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है वो पीछे छूट चुका था एंड हम आगे आ गए थे। एंड देन उन लोगों ने मुझे बोला कि आप आरपीएफ वालों को कॉन्टैक्ट करो। मैंने आरपीएफ वालों को बोला, वो आए, उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे भरने को, मैंने वो फॉर्म फिल करा एंड मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट करा कि प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो जिससे अगर मुझे कुछ पता लगे तो मैं आपको तो बता पाऊँ, बट उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया। वीडियो के जवाब में रेलवे सेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। जो ये रिसेंट केस हुआ था जिसमें कि एक पैसेंजर का मोबाइल चोरी हुआ था एनजेपी स्टेशन के पास, उसका जब भी कंप्लेंट हम लोगों को मिला, गुवाहाटी स्टेशन में पैसेंजर ने कंप्लेंट किया और उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई की गई। और हमारा एक जो सिस्टम बनाया हुआ है CEIR पोर्टल का, जिसके थ्रू हम लोग चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग और रिकवरी का काम कर रहे हैं, उसके मदद से और हमारे आरपीएफ और जीआरपी एनजेपी के कोशिश से हम लोग फाइनली 30 तारीख को वो फ़ोन रिकवर होने में सफल हुए। तो इसमें एक जगह है आपका कलिया चौक मालदा, जहाँ से ये फ़ोन रिकवर हुआ और जो क्रिमिनल था उनको अरेस्ट भी किया गया है। यूट्यूबर के साथ हुई इस घटना ने ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर AC2 कोच में कई सोशल मीडिया यूजर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कोच में CCTV कैमरे और यात्रा के दौरान गश्त बढ़ाना शामिल है। यूट्यूबर कनिका इस घटना के बाद से बेहद परेशान है। रेलवे और पुलिस प्रशासन से मदद न मिलने से निराश भी हैं। 9 साढ़े 9 बजे करीब मेरा फ़ोन ऑन हुआ और उसने मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया, क्योंकि मेरी मम्मी लगातार उस नंबर पे कॉल करी थी। और मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया उसने, फिर उसने मेरी मम्मी से थोड़ी सी बात करी, बोला कि मैं आरपीएफ का बंदा हूँ एंड मुझे मिला है ये फ़ोन चोर से और आप मुझे इस फ़ोन का पासवर्ड बता दो, मैं फिर ये फ़ोन कोरियर कर दूंगा। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा किसी दूसरे चोरी किए हुए फ़ोन से मेरी मम्मी को दोबारा फ़ोन करा। उसने बोला कि आप मुझे पासवर्ड बता दो, मैं फ़ोन कोरियर कर दूंगा। वो पीछे पड़ गया था मेरी मम्मी को, बार बार बोला था कि आप पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। मेरी मम्मी ने नहीं बताया और मेरी मम्मी ने बोला मुझे कैसे पता लगेगा, मेरी बेटी का फ़ोन तो तुम चोरी करके ले गए हो। बाकी फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं वहाँ के नॉर्मल स्टाफ से बात करी हूँ कि भैया कुछ तो हो जाएगा ना, कैसे तो हो जाएगा। वो तो अच्छा है, मेरे पास ये दूसरा फ़ोन था जिससे मैं अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट कर पा रही थी। तो मेरी फैमिली वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, सब लोग लगे हुए थे। मेरा अकाउंट वगैरह फ्रीज करवाए, सब कुछ करवा दिया था उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, ठीक है। पर फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुवाहाटी पहुंच के पुलिस स्टेशन जाके मैं FIR करवाऊंगी, उनको बोलूंगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देन मैंने आसाम के पुलिस स्टेशन में गई, मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो। तो मैंने वो एप्लीकेशन लिख के उनको दे दी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि हमने साइबर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भेज चुका है, तो आपका फ़ोन मिल जाएगा, आप पेशेंस रखिए। सारा कंटेंट शूट कर रही थी, सब कर रही थी और सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें थे, मोस्टली इसमें बहुत गिने चुने, वो चोरी हो गया। यूट्यूबर कनिका देवरानी के साथ ट्रेन में हुई इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। एक यूजर ने एक्स पर पश्चिम बंगाल पुलिस और मालदा पुलिस को टैग करते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। उसने लिखा, पुलिस को स्थान का पता लगाना चाहिए और यात्रियों के चोरी हुए फोन को बरामद करने में मदद करनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, भारत में सुरक्षा एक मजाक है। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने भी भारतीय रेलवे को ऐसी घटना के बाद सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ऐसे में सवाल है कि अगर यात्रा के दौरान आपका सामान गायब हो गया तो सबसे पहले कहां और किससे शिकायत करें। TTE यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, कोच अटेंडेंट, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस एस्कॉर्ट। सवाल तो ये भी है कि यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सफर करते समय रुपयों का बैग अपने साथ लेकर न चलें। सोने चांदी के गहने पहनकर या साथ लेकर यात्रा न करें। फोन चार्जिंग में लगाकर सोएं नहीं। नींद आते ही उसे बैग में रख लें। बैग को अपने आसपास यानी नजरों के सामने ही रखें। आपके साथ कई बैग हैं तो उसे चेन और ताले से बांध कर रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी बिल्कुल न खाएं पिएं। संदिग्ध के साथ साथ अपने सामान पर भी पैनी नजर रखें और सफर में गहरी नींद में न सोएं। जाहिर है, यूट्यूबर कनिका के साथ ट्रेन में हुई लूटपाट की इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरी है कि रेल यात्रा के दौरान अपनी और दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खुद सतर्क जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा 9 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। वो 6 जुलाई से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने इस विदेश दौरे की शुरुआत पश्चिमी अफ्रीका से करेंगे। वो 2 और 3 जुलाई को घाना के दौरे पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। 3 दशक बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री घाना की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में NHAI के मैनेजर अचल जिंदल ने राज्य के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर हमले का आरोप लगाया। साथ ही FIR भी दर्ज करवाई। वहीं इस मामले पर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। एक दिन पहले ही शिमला में एक इमारत के ढहने के मामले में 4 लेन निर्माण को दोषी ठहराया जा रहा था। इसी हादसे के बाद मारपीट का आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी एक और प्रोत्साहन योजना ELI को मंजूरी दे दी। दावा है कि इससे 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार तैयार होंगे। साथ ही इसी बैठक में सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी हरी झंडी दिखा दी। इसके तहत 2036 ओलंपिक खेलों समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और खिलाड़ियों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को एक और सौगात दी। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नई ऐप रेल वन का शुभारंभ किया। ये ऐप रेलवे के साथ यात्री संपर्क को बेहतर बनाने पर काम करेगी। इसमें अब अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% की छूट दी जाएगी। साथ ही लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और पोर्टर बुकिंग समेत दूसरी सुविधाएं मिलेगी। हालांकि IRCTC पर टिकटों की रिजर्वेशन पहले की तरह ही जारी रहेगी। नागपुर रेलवे स्टेशन पर RPF जवान की सतर्कता से एक लड़की बाल बाल बच गई। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। दरअसल ये लड़की नागपुर से पुणे जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर चढ़ रही थी। तभी हड़बड़ी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। हालांकि फिर तुरंत ही वहां मौजूद RPF के जवान धीरज दलाल ने उसे खींच लिया। ऐसे में स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों पर जो संग्राम शुरू हुआ था, उसे लेकर अब अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके जैसे कथावाचक कथावाचन के लिए 50-50 लाख तक लेते हैं। अखिलेश के इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर उनकी आलोचना से किसी की रोटी चलती है तो ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सत्ता के लिए धार्मिक उन्माद फैलाओ, बाबा भागेश्वर जैसे संत को गाली दो, मौलवी से प्यार करो। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए अखिलेश यादव जी। लगातार संतों का अपमान करना ही इन्होंने अपना ध्येय और उद्देश्य बना रखा है। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? एक पार्टी विशेष केवल जात बात फैलाने में, समाज को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। उसी का ये परिणाम है। यूपी में कथावाचकों पर हुए बवाल का मामला अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। पहले इटावा में यादव कथावाचकों को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब उसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे कथावाचकों पर सवाल उठा दिया। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर कैश लेने वाला तंज किया, तो अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे?
आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका काम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे, और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। इटावा की एक कथावाचक के साथ घटना हुई, घोर निंदनीय थी। हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया। जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। कथावाचक वाले कलेश का कैश कनेक्शन बताकर अखिलेश ने सीधे धीरेन्द्र शास्त्री और बड़े कथावाचकों पर सवाल उठाए हैं। और ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने इटावा के दोनों यादव कथावाचकों का बचाव किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भगवत कथा कहने का अधिकार सभी को है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही, लेकिन लगे हाथ उन्होंने इटावा के कथावाचकों के नाम का जिक्र किए बगैर सवाल भी उठाए और उस पर हो रही राजनीति की निंदा की। हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहने दो। भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। बीजेपी ने भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर तो बहाना है, असल मकसद तो सनातन को ठेस पहुंचाना है। तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी कहा कि अखिलेश हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया, और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। इटावा में भगवत कथा वाचन करने वाले 2 यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद यादव समुदाय के लोगों ने जबरदस्त हिंसा की, तो कुछ लोगों ने गैर ब्राह्मण के कथावाचन पर सवाल उठाए। आरोप है कि दोनों कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाकर कथावाचन किया। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश के कैश वाले बयान को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर धर्म और जाति की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में आज से ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। जी हाँ, नए नियम के मुताबिक अगर डीजल से चलने वाली गाड़ी 10 साल और पेट्रोल से चलने वाला वाहन 15 साल पूरे कर चुका है तो दिल्ली में इन वाहनों में तेल नहीं भरा जाएगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर खड़ी ये गाड़ियां इस इंतजार में हैं कि उनका नंबर आने पर उन्हें फ्यूल मिलेगा।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों की टंकी खाली होने वाली है। यानी कि आज से दिल्ली में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। हालांकि पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली पुलिस समेत तमाम विभागों की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। इसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें आज से फ्यूल मिलना बंद हो रहा है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उसकी डिटेल्स का पता लगाएंगे। और एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का कोई पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को एक बार मौका दिया जाएगा, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं, लेकिन बेशर्त उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी दिल्ली से बाहर ले जानी पड़ेगी। फिलहाल CNG गाड़ियों पर इसका असर नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है और वो एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। इसमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं, जबकि दिल्ली से सटे NCR के इलाकों जैसे हरियाणा में 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान में 6.1 लाख वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। कुल मिलाकर आज से अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ना कहने का समय आ गया है। गाड़ी मालिकों के लिए अपने पुराने वाहनों को हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फैसले का असर कहीं न कहीं पॉल्यूशन को कम करने में मददगार होगा और ये राजधानी दिल्ली की सेहत के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिनका हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है और इसमें से भाईवीर सिंह मार्ग जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है आप लोगों का? क्या प्रोसीजर है? क्या एज पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को जिसकी हमने सीज करी है रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से स्क्रैप वैल्यू एज पर नॉर्म्स मिलती है। हमारे यहाँ ऊपर से जो है मैनेजर या ओनर की तरफ से ये मिला हुआ है कि लूज पेट्रोल या डीजल किसी को भी नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी मतलब पेट्रोल पंप जो डीलर को मतलब चालान है, मतलब पर डे मतलब पता नहीं 10,000 20,000 की चालान है अगर बोतल में दिया जाएगा तो जाहिर बात है कि इससे रुक सकती है। मतलब यहाँ से पेट्रोल तो जाएगा नहीं, गाड़ी तो आएंगे अगर चलनी होगी तो। ये दिसंबर 2011 में खरीदी थी गाड़ी मैंने, तो अभी ये रूल को देख के टेंशन है दिल में, ऐसे करता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। ये कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, CNG और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम? ये आप समझ लीजिए ना कैसे हमारा दिल है। ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि इससे इतना लोड है ट्रैफिक का, यही कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें कुछ रिड्यूस आएगा। अदरवाइज तो लोग मानते गए, भैया प्रैक्टिकल लाइफ है ये तो।
हर आदमी ये सोचता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को एक टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है? कितना? 5 साल पुरानी है। 5 साल। तो मेरी जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो मैंने वो डंप कर दी। वो अच्छा, आपने स्क्रैप कर दी। कौन सी गाड़ी थी? मेरी पल्सर थी। जल्द BSNL यूजर्स को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। रेलवे ने 1 जुलाई यानी आज से स्मार्ट आधार बुकिंग समेत कई नए नियम लागू कर दिए। पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सुधारों की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने टिकट बुकिंग सिस्टम को स्मार्ट, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया था। यानी अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने IRCTC अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अलावा अब तत्काल बुकिंग के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। जल्द BSNL यूजर्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चर्चा है कि वो दिल्ली समेत कुछ और शहरों में सितंबर तक 5G सेवाएं शुरू करने वाली है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कंपनी ने इसकी तारीख घोषित नहीं की है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट से एप्पल को बड़ा झटका लगा। दरअसल अदालत ने एप्पल की याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में एप्पल ने एंटी ट्रस्ट मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। इस मुकदमे में अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि एप्पल ने आईफोन को प्रतिस्पर्धा से बचाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए गैर कानूनी अड़चनें खड़ी की। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत की करेंगे, जिसमें अब ताकतवर युद्धपोत आयन-इस्तेमाल की भी एंट्री हो गई है। रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में एक समारोह में इसकी कमीशनिंग की गई। भारत आने के बाद इसे भारतीय नौसेना की स्क्वाड आर्म वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। ये कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद सागर पर निगरानी रखती है। ये है नौसेना का नया योद्धा INS तमान। एक ऐसा युद्धपोत जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। अब वही INS तमाल भारतीय नौसेना की नई ताकत बनकर आया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS तमाल की एंट्री हो गई है। रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में एक समारोह में इसकी कमीशनिंग की गई। INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। ये एक एडवांस्ड मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद हैं, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। द्वार क्लास का जो फ्रिगेट हम लोग का INS तमाल आ रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जब एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी GPS और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लेस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है, जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरे इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों और रूस के सेवर्नो डिजाइन ब्यूरो की मदद से इसे रूस के यंता शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भले ही ये रूस में बना है, लेकिन इसके लगभग 25% एलिमेंट्स भारतीय हैं। INS तमाल का नाम भगवान इंद्र की तलवार पर रखा गया है। ये नाम इस युद्धपोत की शक्ति का प्रतीक है। INS तमाल का वजन 3900 टन है। ये समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है।
INS तमाल में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि तमाल स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। साथ ही ये घातक मिसाइलों से भी लैस है। भारत आने के बाद INS तमाल को भारतीय नौसेना की स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। ये कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वर्ल्ड बैंक ने ऋषभ पंत के साथ किया करार। इसके अलावा खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच बुधवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से होगा। वैसे भी जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह दूसरा मुकाबला खेलने के लिए फिट हैं और उपलब्ध भी हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे या नहीं। वर्ल्ड बैंक ने ऋषभ पंत के साथ एक करार किया। इसके तहत अब ऋषभ दक्षिण एशिया में क्लीन एयर पर जागरूकता अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वसुधैव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपने साथ जोड़ा। IPL के अगले सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स में बड़े बदलाव हो सकते हैं। चर्चा है कि उसके कम से कम 6 खिलाड़ियों को लेने के लिए दूसरी फ्रेंचाइजी ने रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें संजू सैमसन का नाम भी चल रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान स्मृति मंधाना को ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में फायदा हुआ। दरअसल वो एक स्थान ऊपर तीसरे नंबर पर पहुंच गईं। स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में शतक लगाया था। क्रोएशिया में बुधवार से ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट की तीसरी प्रतियोगिता शुरू होगी। इसमें भारत के नंबर 1 खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा भी नजर आएंगे। वो अपनी शानदार फॉर्म की वजह से मजबूत दावेदारों में से एक होंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।